गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली लास्ट क्लास में हमने क्या कंप्लीट किया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को देखा था और उसकी सीरीज को जाना था। क्या था उसकी सीरीज के बारे में जो आपका ट्रिक था, और उसकी सीरीज को जाना था। तो उसका ट्रिक क्या था? क्लासिकल गाड़ी एक्सयूवी में एक्सयूवी इन माय रेंज, ये उसका ट्रिक था जो कल आप लोगों को बताया थी मैंने। तो आज का हमारा जो है, और कल हमने एक और चीज देखा था, वो था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो आज हम आप ये स्टार्ट करने वाले हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या आप लोगों ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पहले और कुछ सुना है? बताइए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? आपने अर्लियर क्लास में उसके बारे में ये जाना होगा कि जो ब्लैक बॉडी होता है वो सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। इसके बारे में इतना तो सुना ही होगा। आज देखते हैं ये ब्लैक बॉडी क्या है। ठीक, तो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ब्लैक बॉडी मैं बीबी लिख रही हूं, ये क्या है? एक तरह का आइडल बॉडी है। ये आइडल बॉडी क्या होता है? एक तरह का विशेष तंत्र है, ठीक है, या सिस्टम बोल सकते हैं, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक फिनोमिना होती है। अब ये आइडल बॉडी, इसके पहले रेडिएशन को समझिए। पहले हमने बार बार रेडिएशन में एमिट, एब्जॉर्ब, इन वर्डों को सुना होगा, ठीक है। तो ये जो रेडिएशन है, इसको हम लोग तीन फिनोमिना में स्टडी करते हैं। या तो ये क्या देगा? आपका रिफ्लेक्शन देगा, क्या हो रहा, या तो ये रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को, इसको मैं यहाँ पे लाइट भी लिख देती हूँ, ठीक। या तो ये क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, या तो एब्जॉर्ब कर लेगा, या तो ट्रांसमिट कर देगा। रेडिएशन यानी कि किसी भी आपके जो प्रकाश है उसकी तीन तरह की फिनोमिना होती है प्रकाश, लाइट का। एक तो होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है एब्जॉर्ब करना, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, या फिर होता है ट्रांसमिट करना। अब ये जो रिफ्लेक्शन है उसमें क्या होगा? रिफ्लेक्शन में ये लिखो, यहाँ पे इसको ई कर लो, ठीक है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? अगर आपके पास एक ब्लैक बॉडी है या कोई सिस्टम है, अगर वहां लाइट आ रही है तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा? वो वापस उसी दिशा में रिफ्लेक्ट हो जाती है। या तो वो उसको टकरा करके उस प्लेस यानी कि उस जगह से वो क्या करेगा? टकरा करके लाइट को वापस भेज देगा उसी दिशा में, या तो एब्जॉर्प्शन यानी कि या तो उसको क्या कर लेगा? वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर उसके अंदर लाइट जा रही है तो वो उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा उस लाइट को, ठीक। और एक हो गया ट्रांसमिट, ट्रांसमिशन। इसका क्या मतलब होगा? जब इसके अंदर वो लाइट जाएगी तो वो उसके अंदर कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ है तो वो कुछ एमिट भी करेगा बाहर, तो उसमें से कुछ बाहर निकलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? हम ट्रांसमिट करेंगे। जैसे कि अगर किसी चीज के अंदर कोई चीज चली गई है ना, तो उसके अंदर से वो बाहर भी तो निकलेगा ना। तो ये अगर एक बॉडी है जिसके अंदर लाइट पूरा एब्जॉर्ब हुआ है, तो वो अपना एब्जॉर्ब करने के बाद अपना कुछ रेडिएशन फिर क्या करेगा? बाहर प्रोड्यूस करेगा। उसी वर्ड को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन। तो ये जो लाइट है वो तीन तरह की प्रॉपर्टीज को बताता है, एक तो रिफ्लेक्शन का, एक तो एब्जॉर्प्शन का, और एक ट्रांसमिशन का। क्लियर है इतना? ठीक। तो
जो ब्लैक बॉडी है वो एक ऐसी बॉडी है, इसका जो डिफिनेशन है वो देखो, मैं यहाँ पे बीबी लिख रही हूँ, ठीक है। ब्लैक बॉडी इज अ idle body which absorb all kind of radiation which have in constant temperature, ठीक। तो ये जो ब्लैक बॉडी है वो क्या है, एक तरह का ऐसा सिस्टम है या ऐसा आइडल बॉडी है जो कि एब्जॉर्ब करता है ऑल काइंड ऑफ रेडिएशन को, उसके अंदर जो भी चीज, जो भी रेडिएशन जाता है उसको वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, विच हैव इन कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डू नॉट emit or transmit and reflect radiation। तो ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसमें क्या फिनोमिना होता है कि वो एक ऐसा आइडल बॉडी है जो कि रेडिएशन, जो भी तरह की रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ना तो वो उसको एमिट करेगा, मतलब कि उसको उत्सर्जित भी नहीं करेगा, और ट्रांसमिट या एमिट यानी कि उसको उत्सर्जित भी नहीं करेगा, और ना ही उसको क्या नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा, यानी कि परावर्तित भी नहीं करेगा। अगर कोई ब्लैक बॉडी है, ठीक है, जैसे इसमें देखिए आपका कोई भी ब्लैक बॉडी है वो ऑल काइंड ऑफ एनर्जी को या रेडिएशन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके अंदर जो भी लाइट एमिट होगी उस ब्लैक बॉडी में उसको वो अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद ना तो वो उसको उत्सर्जित करेगा, उसको वो बाहर नहीं निकालेगा, क्या नहीं करेगा, बाहर नहीं ट्रांसमिट करेगा, और ना ही उसको रिफ्लेक्ट करेगा, क्या नहीं करेगा, अगर इसके अंदर लाइट पड़ गई है तो वो उसको रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ऐसे आइडल बॉडी को ब्लैक बॉडी कहा जाता है। अब ये जो ब्लैक बॉडी है वो कार्बन ब्लैक के समान होता है, जो भी उसके अंदर जाएगा वो पूरा क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये जो ब्लैक बॉडी है इसका जो इंटेंसिटी डिपेंड्स रहता है, कैसे, टेम्परेचर और वेवलेंथ, जो भी आपका जो फ्रीक्वेंसी है जो लाइट का या जो रेडिएशन है वो क्या रहता है, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ब्लैक बॉडी का। अगर इस ब्लैक बॉडी को कुछ क्या करना हो, एमिट यानी कि ट्रांसमिट भी करना हो, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसको ट्रांसमिट करेगा, जो भी कलर हमको दिखाई देना है। जैसे कि अगर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करें तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो एक सिस्टम है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बेस्ड होता है। जैसे कि आपने क्या किया, किसी लोहे को गर्म किया, इसके एग्जांपल में क्या क्या आ सकता है, एक तो हीटेड मेटल आ सकता है, अर्थ भी आ सकता है, और सन आता है। आपने सन को देखा है, सन को अगर आप कुछ भी दोगे वो क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसके अपने हीट के अकॉर्डिंग उसका वो अपना रेडिएशन क्या करता है, हमको प्रोड्यूस करता है ना। ट्रांसमिट भी करना हो तो क्या करेगा, वो अपने एक रेडिएशन और अपने फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही लाइट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपने एक मेटल को क्या कर लिया, गरम कर लिया, जैसे लोहा को आप गरम करते जाएंगे तो वो पहले क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, लाल के बाद वो धीरे से पीला हो जाएगा और फिर उसका रेडिएशन क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो टेम्परेचर वेवलेंथ के ऊपर क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है, और इसकी इंटेंसिटी, अगर कोई भी रेडिएशन आपकी ब्लैक बॉडी क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, तो उसकी इंटेंसिटी भी डिपेंडेंट रहती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका
ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और सबसे पहली बात तो ये है वेव नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि क्यों वेव नेचर रहता है। जैसे आपने ब्लैक होल की बात करी, ब्लैक होल में क्या है, कोई भी चीज अगर उसके अंदर एब्सॉर्ब होता है तो वो बाहर ट्रांसमिट नहीं होता है। तो ये हो गया आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, इसमें क्या होता है कि अगर आपका कोई भी लाइट चला गया तो एक तो वो पहले तो ट्रांसमिट हो नहीं रहा, ठीक है ना, परावर्तित नहीं हो रहा, ये इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जा रही है पूरी एनर्जी, वो बाहर तो उसको भेज नहीं रहा। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो ये पॉकेट्स ऑफ एनर्जी में रहता है, ठीक, रेडिएशन के फॉर्म में रहता है जिसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और पॉकेट के फॉर्म में। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो इसलिए भी हेल्प करता है कि इससे हम प्लैंक का क्वांटम जो कॉन्सेप्ट है उसको इजीली समझ सकते हैं, ठीक। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कुछ आपका जो न्यूमेरिकल्स है उसको हम लोग प्लैंक का क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, देखेंगे। तो अभी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फिर प्लैंक का क्वांटम थ्योरी के देखते हैं, इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन से क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्लैंक का क्वांटम थ्योरी। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, आपका प्लैंक क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए हेल्प करता है। तो विल सी कि ये किस तरह से एक्सप्लेन करने के लिए हेल्प करता है। तो जो प्लैंक है, जो मैक्स प्लैंक है, उन्होंने क्या किया, 1990 में अपना एक कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। 1990 में हमारे जो साइंटिस्ट है मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने क्या कहा, पॉकेट ऑफ एनर्जी क्वांटम, उन्होंने क्वांटम को पॉकेट ऑफ एनर्जी के रूप में क्या किया, एक्सप्लेन किया। और उन्होंने ये बताया कि जो एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी के क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो उन्होंने एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, और अगर आप यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाते हैं साइन तो क्या कांस्टेंट लग जाता है, तो ये हो गया एच न्यू, ठीक है, प्लैंक का कांस्टेंट। ये हो गया आपका E इज इक्वल टू एच न्यू। प्लैंक कांस्टेंट का जो आपका वैल्यू है वो क्या होता है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक। तो उन्होंने ये वाला आपको क्या किया, जो न्यूमेरिकल है इक्वेशन ये दिया, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब E इज इक्वल टू आपको पता है H, और न्यू, न्यू की क्या वैल्यू होती है, न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो पुट कर लेते हैं, C बाई लैम्डा, क्लियर है, E इज इक्वल टू C बाई लैम्डा। ओके, तो क्या है ये, E इज इक्वल टू H इंटू सी बाई लैम्डा। एक आपके पास ये सेकंड इक्वेशन ये हो गया, ठीक है, तो ये आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। H प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मैंने अभी आपको क्या करी, बताई। अब एनर्जी क्या हो सकता है आपका, एनर्जी अलग अलग लेवल्स पे हो सकता है, अलग अलग उसका फ्रीक्वेंसी हो सकता है, ठीक। चलिए इसे रिलेटेबल क्वेश्चन देखते हैं। तो ये याद रखिए, आपका प्लैंक कांस्टेंट क्या करता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को बताता है कि जो ब्लैक बॉडी है वो एक गुड एब्जॉर्बर होता है। आपने अभी तक ये समझा था कि एक एमिटर होता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर रेडिएशन के तौर पे जब वो क्या, जैसे मेटल क्या कर लेता है, जब बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है आपका,
तो मेटल एक अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। जैसे अर्थ हो गया ब्लैक बॉडी, क्यों हम अर्थ को ब्लैक बॉडी के फॉर्मेट में बोलते हैं? अर्थ जितने रेडिएशन को, जितने कलर को अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब करता है, वो उसी अकॉर्डिंग आपको क्या करता है, कलर प्रोड्यूस करता है या एमिट करता है। वो एमिट कैसे कर रहा है? जैसे ब्लू कलर, वो वाटर के फॉर्म में जो भी उसका कलर प्रोड्यूस कर रहा है वो आपको अर्थ ब्लू के फॉर्म में दिखाई देता है। जब आपका मेटल लोहा गर्म होता है तो वो पहले रेड दिखाई देता है, देन येलो, उसके बाद ब्लू, क्योंकि वो टेम्परेचर चेंज करते जा रहा है और फाइनल टेम्परेचर पे वो आपको एक कलर प्रोड्यूस करेगा। वैसे ही यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका, देखो 100 watt bulb emits the monochromatic light of 400 nanometer. Calculate of the photons number emitted per second by the bulb. पर सेकंड में जो बल्ब से जो फोटोन के कण क्या हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं, उसको कैलकुलेट करना है। फोटोन इज ए क्वांटा, और क्वांटा को क्या कहा है प्लैंक ने, एक एनर्जी का बंडल होता है क्या है, और एक क्वांटा एक ही टाइम पे क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे आपको गिवन क्या क्या है, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करेंगे तो हमने पिछली लास्ट क्लास में देखा था 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 मीटर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई नैनोमीटर को कन्वर्ट करके मीटर में लिखा बच्चा, तो हमने 4 इंटू 10 टू द पावर -7 में इसको कन्वर्ट कर लिया। आपकी जो एनर्जी दी हुई है वो 100 वॉट में दी हुई है। अगर आप वॉट को वॉट ना लिखना चाहें तो वॉट के जगह पे क्या लिखेंगे, जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। पर कब, जब आपको उस यूनिट को कन्वर्ट करना हो। तो 100 वॉट, वॉट के जगह पे आप क्या लिखेंगे, जूल पर सेकंड। अब 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी ऑफ एन नंबर फोटॉन्स, आपको पता नहीं है कि वो 100 नंबर कितने जो 100 वॉट एनर्जी है वो कितने फोटोन के कणों का है। तो आप क्या बोलेंगे, एनर्जी ऑफ एन नंबर फोटॉन्स। ठीक है, वहां पे कोई डिजिट दिया नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एन नंबर ऑफ फोटॉन्स की एनर्जी मान लेते हैं इसको पर सेकंड में। अब यहाँ पे देखो जो ई की वैल्यू है, जो मैक्स प्लैंक ने दिया था ना, ई इज इक्वल टू एच न्यू, उसमें हमने ई की वैल्यू क्या पुट करा, 100 पुट करा, क्योंकि वहां क्वेश्चन में 100 वॉट आपको दिया हुआ है। नंबर एच, यहाँ पे देखा आपने एच न्यू, एच न्यू कब लिखा है, जब हमारे पास एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ फोटोन होगा। यहाँ पे तो क्लियर ही नहीं है कि 100 वॉट में कितने नंबर ऑफ फोटोन के कण हैं, तो वहां पे हमने क्या लिया फॉर्मूला, एन एच न्यू। क्लियर है इतना? फिर हमने देखा कि न्यू के जगह पे हम क्या लिखते हैं हमेशा जब कन्वर्ट करना हो, तो सी बाई लैम्डा, ये यूज करते हैं। एन इंटू एच सी बाई लैम्डा, ये हो गया आपका एक फिर से फॉर्मूला, इसमें आपने अपनी वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद जब नंबर एन की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या कर दोगे, उसको ट्रांसफर कर दोगे उसकी वैल्यू को। तो इधर आके 100 मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर डिवाइडेड बाय प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद रखनी है हमेशा बच्चा, जो कि होती है 6.62 10 टू द पावर -34 जूल, इनटू आपको सी की वैल्यू भी कल हमने पढ़ा था, देखा था, सी इज इक्वल टू लाइट का जो स्पीड है वो क्या होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो पूरी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर देंगे और नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है 2.012 इंटू 10 टू द पावर 20 फोटॉन्स आएगा। तो इस तरह के पैटर्न में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम ये नहीं सोच सकते कि हमको क्वेश्चन में क्या देगा, प्लैंक का क्वांटम थ्योरी पूछेगा या उसका प्लैंक का आपका थ्योरी का जो न्यूमेरिकल है वो पूछेगा और दे देगा इज इक्वल टू क्या होता है। नो, आपको उसका कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल कैसे बनेगा इसको समझना है। जो उसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू एच न्यू, उसमें आपको जानना है कि कैसे आप उसका यूज करेंगे। तो उसके न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाएंगे और ये आपको क्या है, ये आप सॉल्व कर रहे हैं, इसके आपको 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप सॉल्व करने के बाद उसमें एक ऑप्शन पे टिक मार्क करेंगे। ठीक, इसमें देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन ऑफ रेडिएशन हैविंग फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। गिवन में जो है पहले आप लिख लेंगे, न्यू की वैल्यू दी हुई है और प्लैंक कांस्टेंट आपको पता है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। जब एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन की बात करी जाए तो आपने पता है 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर होता है। एवोगैड्रो नंबर एन इज इक्वल टू 6 इंटू 023 10 टू द पावर 23।
यानी कि एक मोल में जितने कण मौजूद होते हैं उसे एवोगैड्रो नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू इतनी होती है। जब एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन की बात की जाए तो 1 मोल में 1 मोल इज इक्वल टू Na एवोगैड्रो नंबर हुआ और Na एवोगैड्रो नंबर को आप क्या करोगे, इस एनर्जी के सामने मल्टीप्लाई कर दोगे, इसकी वैल्यू पुट करोगे क्योंकि आपको क्वेश्चन में न्यू और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है और एवोगैड्रो नंबर आपको पता है क्या होता है, तो इसको पुट करोगे और जो कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आएगा वो आपका ई का वैल्यू होगा। ठीक, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी और क्या दे सकता है, प्लैंक कांस्टेंट आपको याद रखना, फ्रीक्वेंसी दे सकता है, पिछले में आपको क्या कर सकता है, यहाँ पे हो सकता है आपको एवोगैड्रो नंबर ही डायरेक्ट दे दिए या Na की वैल्यू दे दे और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दे दे, उसके बाद आपको हो सकता है कि किस फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है कैलकुलेट करने के लिए, तो आप उसको कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने देख लिया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखा, जिसमें हमने रेडिएशन के 3 तरह के फिनोमिना के बारे में जाना। वो क्या था आपका, ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्शन और एक और क्या था, एब्जॉर्प्शन। ये तीनों तरह की प्रॉपर्टीज आपके रेडिएशन क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक, तो प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग आपने उसका न्यूमेरिकल देख लिया है कि किस तरह से आपको उसको डील करना है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हो गया, डन। अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक, स्पेक्ट्रम, व्हाट इज स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम लाइट का क्या है, बंच है। देखिए, ये जो लाइट है, जब किसी प्रिज्म के सामने से किसी लाइट को सोर्स दिया जा, लाइट के सोर्स से प्रिज्म को रखा जाता है, तो प्रिज्म के वो रिफ्लेक्ट होके जो बैंड है एक लाइट का वो जनरेट करता है, जिसको कंटिन्यूअस बैंड ऑफ कलर बोलते हैं। जैसे जैसे इस प्रिज्म से इंसिडेंट जो लाइट है ना, इंसिडेंट एनर्जी की जो लाइट है वो टकराएगी, तो क्या होगा, वो कलर उसके बाद ट्रांसमिट होगा और वो कंटिन्यूअस बैंड का कलर होगा जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं और उसके अंदर आपके क्या आते हैं, विबग्योर कलर्स आते हैं। ठीक, इसको ठीक, विबग्योर कलर आते हैं उस स्पेक्ट्रम के अंदर। तो स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम इज अ बंच ऑफ लाइट। ठीक है, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश से जब ये आपका प्रिज्म जब यूज किया जाता है ना, आपने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया होगा अपने स्कूल लेवल पे, तो जब श्वेत प्रकाश को, लाइट को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट शेड्स ऑफ लाइट में क्या होता है, बट जाता है और एक कंटिन्यूअस बैंड देता है। ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर का एक क्या होता है, बैंड रहता है कलर का। ठीक, स्पेक्ट्रम, जब एक्साइटेड स्टेट में जो भी स्पेक्ट्रम है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एमिट करता है। एक तो इसमें क्या होता है, एमिशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एमिशन, जब एनर्जी को वो क्या करता है, एमिट करता है, तो वो किसके फॉर्म में एमिट करता है, स्पेक्ट्रम के फॉर्म में। तो देख लीजिए, जब कोई भी एनर्जी को स्पेक्ट्रम क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो वो ग्राउंड स्टेट से क्या जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। ये है आपका एक्साइटेड स्टेट और ये है आपका ग्राउंड स्टेट। ठीक है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। अब एक्साइटेड स्टेट में चले जाने के बाद उसने कुछ एनर्जी क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली है। एब्जॉर्ब कर ली है तो अब उसको वापस अगर उसी स्टेट में आना है तो वो उसी स्टेट में आने के लिए कुछ एनर्जी को उत्सर्जित भी करता है।
वही क्या है आपका स्पेक्ट्रम है। तो एटम जब ग्राउंड स्टेट में रहता है और ग्राउंड स्टेट से जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, तो एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ही तो ऊपर की तरफ जाएंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद वहां पर पहुंचने के बाद जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, उसके बाद जब वो वापस उसी ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो क्या करते हैं, एमिशन करते हैं एनर्जी का। उसी एमिशन को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और वही स्पेक्ट्रम हमको क्या करता है, बैंड के फॉर्मेट में दिखाई देता है। ठीक है, वो एक बंच के फॉर्मेट में दिखाई देता है और उनके स्पेक्ट्रम के एमिट होने के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि वो बैंड कितने क्लोज है या कितने दूर है। क्लियर है इतना? इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। ठीक, दिख रहा है ये? अब नीचे जो मैंने एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट बनाया है, इसको आप देख लो इसके फॉर्म में। यहाँ पे जब ग्राउंड स्टेट एटम का एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, अब ये यहाँ पहुंच गया, ठीक है, यहाँ था, वहां पहुंच गया, अब उसको वापस ग्राउंड स्टेट में आना है। ठीक, तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से वो क्या करेगा, एमिट करेगा एनर्जी को, तब जाके वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। एब्जॉर्ब करके तो पहुंच गया, तो जब वो एमिट करेगा तो इसी एनर्जी या इसी रेडिएशन को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। और यही हमको एक बैंड के फॉर्मेट में दिखाई देगा, कंटिन्यूअस बैंड के फॉर्मेट में, जिसका अपना कलर होगा और डिस्टेंस उस बैंड की दूरी उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट देखिए, ठीक, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम में क्या होता है, देख लो, एक प्रिज्म है ब्लैक बॉडी के फॉर्म में, वो पूरी लाइट को आप दे देते हो उसको, वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। श्वेत प्रकाश में जितने भी कलर शामिल है ना, वो क्या करता है, पूरे प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद उसको अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा। तो वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के फॉर्म में इस तरह से उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। क्लियर है? अब एक तो सबसे पहले तो देखो कि दो तरह का आपका क्या होगा, स्पेक्ट्रम होगा। एक तो होगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरा एक फॉर्मेट में होगा लाइन स्पेक्ट्रम। इन दोनों में क्या है आपका डिफरेंस, ये देखो। जब ब्लैक बॉडी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद एमिट करेगा अपने अकॉर्डिंग रेडिएशन को, वो आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में आएगा, क्योंकि वो कंटिन्यूअस उस स्पेक्ट्रम का कलर क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा अकॉर्डिंग टू हीट। लेकिन जब गैसियस एटम ऑफ स्पेक्ट्रम की हम बात करते हैं तो क्या होता है कि हॉट कोई भी आपका एक मतलब कि गैस है या हॉट बॉडी है, वो अगर लाइट क्या करेगा, प्रिज्म इसको दे दिया, हॉट बॉडी को गर्म कर दिया, अब उसके बाद लाइट वो प्रिज्म में करेगा, तो वो जो एमिशन होगा ना, वो बैंड के फॉर्मेट में होगा। उसमें बीच बीच में डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या एक लाइन दिखाई देगा स्पेक्ट्रम का। जैसे इसमें ब्लैक बॉडी में देखो, कूल गैस और हॉट गैस दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो, अगर कूल गैस यूज हो रहा है ब्लैक बॉडी में, तो आपका जो प्रिज्म है वो बैंड को किस तरह से प्रोड्यूस कर रहा है, देखो, एब्जॉर्प्शन बैंड जो स्पेक्ट्रम में जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो क्या है, उसका जो बैंड है वो थोड़ा सा लाइन स्पेक्ट्रम के फॉर्म में निकल रहा है, और ये एमिशन स्पेक्ट्रम के फॉर्म में निकल रहा है। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और ये एमिशन स्पेक्ट्रम है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि कलर्स के ऊपर बैंड दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, और एमिशन स्पेक्ट्रम में आपको क्या, कहीं पर कलर नहीं है बैंड में, लेकिन वो सिर्फ जो एमिशन स्पेक्ट्रम है लाइन के फॉर्मेट में दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है इतना? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? क्लियर है इतना? अब देखिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम का एक और डिफरेंस ये है कि ये जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, जब ब्लैक बॉडी में आपका जो क्या करते हैं, आप लाइट देते हैं और वो प्रिज्म से आउट होकर के कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या करता है, कलरफुल लाइंस देगा। ठीक,
कलरफुल लाइंस दे रहा है इसमें, इसमें वो एब्जॉर्ब तो कर रहा है लेकिन उसका अपना एक रेडिएशन है, और इसमें सारी फ्रीक्वेंसी की, सारी वेवलेंथ की आपको कलर्स दिखाई देंगे। देखो पूरा विबग्योर शामिल है किसमें, आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में। वही जब हम लोग गैसियस एटम ऑफ स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो वो लाइन स्पेक्ट्रम, जब किसी आप गैसियस एलिमेंट को इसमें इन्वॉल्व करोगे तब जाके ब्लैक बॉडी में जो रेडिएशन एमिट हो रहा है वो गैसियस एलिमेंट होगा, तब हमको कौन सा बैंड दिखाई देगा, लाइन स्पेक्ट्रम का बैंड दिखाई देगा। और कंटिन्यूअस कब दिखाई देगा, जब आप क्या करोगे, प्रिज्म में से एक श्वेत प्रकाश को, व्हाइट लाइट को, यहाँ पर क्या करोगे, व्हाइट लाइट मैं लिख रही हूँ, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट को जब आप क्या करोगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम तब मिलेगा जब व्हाइट लाइट यूज होगा, वहां पर गैसियस एटम नहीं है, व्हाइट लाइट यूज किया जा रहा है स्पेक्ट्रम, तो एमिट क्या होगा हमारा जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जब यहाँ पर हॉट कोई गैस यूज होगा या क्या होगा, कूल गैस यूज होगा, तो जब गैसियस एटम यूज किए जाएंगे यहाँ पर, तब हमको एक एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखेगा, किसके अंदर, लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर। और इसमें भी लाइन स्पेक्ट्रम में भी दो स्पेक्ट्रम है, एक तो एमिशन है और एक तो एब्जॉर्प्शन है। जब एब्जॉर्ब हो रहा है ना कूल गैस में, तो वो जो लाइट प्रोड्यूस करेगा वो क्या है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और एमिशन में क्या होगा जब हॉट गैस यूज हो रहा है। तो ये दोनों डिफरेंस ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसी को क्या बोला जाएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोला जाएगा। ब्लेमर ने, जो साइंटिस्ट हमारे ब्लेमर हैं, उन्होंने इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्टडी से ही हमको आगे हमारे नील्स बोर ने क्या एक्सपेरिमेंट किए हैं उसके बारे में पता चलेगा। क्लियर है इतना, ठीक। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन ये क्या है, जब हमको लाइन स्पेक्ट्रम कब मिलता है, जब हम गैसियस एटम को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब हाइड्रोजन का एटम को आप क्या करते हो, हीट करते हो, और वो जब हाइड्रोजन के एटम क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, और जब वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो कुछ लाइट प्रोड्यूस करते हैं, और वो लाइट जब वो प्रोड्यूस करते हैं वही हमको एक सीरीज के रूप में क्या, उसका एक बैंड दिखाई देता है, वही आपका क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को किसने दिया है, ब्लेमर साइंटिस्ट ने दिया है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सेवरल सीरीज ऑफ लाइन, और इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमको सारे विबग्योर कलर्स नहीं दिखेंगे, सेवरल सीरीज ऑफ लाइन, जो क्या होगा आपका दूर दूर में एक डिस्टेंस बनाते हुए हमको एक लाइन इसमें फॉर्म होगा। जैसे ही वो जो बैंड की बात हम कर रहे हैं ना, उसमें क्या होगा, कभी कभी कुछ लाइंस ऐसे पास होंगे और कुछ लाइन ऐसे भी होंगे जो क्या होंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। तो ये आपका हो गया सेवरल सीरीज ऑफ लाइन, इनका अपना एक वेव नंबर होगा जिसको न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जो ये आपका फॉर्मूला है, इसके बारे में हम थोड़े देर में बात करेंगे, जिसको राइडेनबर्ग का एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, ठीक। तो देखो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑल सीरीज ऑफ लाइन, पूरा जो आपका सीरीज है एक तरह का लाइन का, जैसे लेमन सीरीज हो गया, ब्लेमर सीरीज हो गया, पास्चन सीरीज हो गया, ये सारी सीरीज का जो है स्पेक्ट्रम आपको प्रोड्यूस करेगा इस तरह से कुछ देखिए। और हर एक सीरीज का एक अपना क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वापस आने की एनर्जी भी क्या होगी, यहाँ पे शोन होगी, ठीक। देख रहे हैं ये लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, इसमें जो सीरीज होगी वो N1 से स्टार्ट होगा, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 के फॉर्मेट में इसको स्टडी करेंगे अलग अलग। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाइए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने, अब देखते हैं, चलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।
ठीक, इसका मैं डेफिनेशन लिख ली हूं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम is a line spectrum when atom get excited from ground state, they absorb or emit energy in form of hydrogen spectrum is the line spectrum when hydrogen atom get excited from ground state, they absorb or emit energy in form of spectrum or light or line लिख। जब आपका हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट से, ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड होके एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद यहां से वो एक एनर्जी को एमिट करते हुए वापस ग्राउंड स्टेट में आता है। तो ये स्पेक्ट्रम एक लाइन के फॉर्म में दिखाई देते हैं जिसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। दूसरा, इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, ये देखो, फर्स्ट ये अकॉर्डिंग टू बोर्स, जो हमारे नील्स बोर है ना, वो क्या कहते हैं कि ये जो हाइड्रोजन एटम है ना, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जो हाइड्रोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर मूविंग इन फिक्स्ड ऑर्बिट, एक फिक्स ऑर्बिट होगा इनका अपना, और उन्होंने उसको क्या नाम दिया, हो सकता है n इज इक्वल टू वो ऑर्बिट 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4, इसी को उन्होंने क्या कहा, KLMN, ये ऑर्बिट, उन्होंने इसको क्या कहा, KLMN। देखते हैं, यहाँ पे मैं आपके लिए एक ड्रॉ कर रही हूँ एटम, जिसको आपने अर्लियर क्लास में पढ़ा है। उन्होंने कहा ये एटम है और इस एटम को क्या बोलते हैं, ये जो हाइड्रोजन एटम है, जो इसका न्यूक्लियस है, वो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन एटम के क्या करते रहेंगे, एक फिक्स ऑर्बिट होगा, जिसमें आप क्या करोगे, इसको n इज इक्वल टू 1, ये इसको k बोल सकते हो, n इज इक्वल टू k l m और n, ठीक, इस तरह का इनका ऑर्बिट होगा। इसमें से एक को क्या कर सकते हैं आप, k दे दो, l, इसको m, और एक और अगर बड़ा बना ले तो इसको n, KLMN, और ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक। तो
उन्होंने कहा, बोर्स ने, कि आपके जो हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर क्या होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनका एक अपना एनर्जी लेवल होता है। क्या होता है उनका, क्या हो रहा है, दे हैव पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, उनका एक अपना क्या है, पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है। जो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहे हैं, उनका एक अपना पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है। तो ये आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया। और ये जो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है वो क्या होता है, वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जब जंप करते हैं ना, तभी वो क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम देते हैं। थर्ड उन्होंने क्या कहा, व्हेन एटम जंप फ्रॉम वन orbit to another, produce spectrum। तो जब आपका जो एटम है वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो वो अपना एक पर्टिकुलर क्या करता है, स्पेक्ट्रम को प्रोड्यूस करता है, जिसको ही हम क्या कर रहे हैं, बैंड के फॉर्मेट में स्टडी करते हैं कि ये हाइड्रोजन बैंड है भाई करके। ठीक, तो हाइड्रोजन बैंड क्या है या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, एक तरह का लाइन स्पेक्ट्रम है जो क्या करता है, ग्राउंड स्टेट से जो एटम है एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और जब वो अपनी एनर्जी को एमिट करते हैं तो वो हमको बैंड के फॉर्मेट में दिखाई देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक हो गया। अब इसमें ये देखिए कि जब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ठीक E इज इक्वल टू क्या होते हैं, एच न्यू के फॉर्मेट में है, दूसरा इसी को क्या लिख सकते हैं, ई आई माइनस ई जे, इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को या तो क्या करेंगे, इंसिडेंट हो रहा है और उसके बाद इजेक्शन हो रहा है ना उसका, तो वो एक एनर्जी को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। जैसे इसमें देखते हैं, एक मिनट रुक जाइए, E इज इक्वल टू एच न्यू, तो उसमें ई आई माइनस ई जे क्यों होगा, क्योंकि इंसिडेंट लाइट और क्या हो रहा है, इजेक्टेड लाइट यानी कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है उसमें डिफरेंस रहेगा, तो उसको एनर्जी के फॉर्मेट में इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका देखिए, जो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसमें किस तरह के अलग अलग स्पेक्ट्रम है, तो रे वर्क फॉर्मूला जो है न्यू इज इक्वल टू, ये आपका उसका रे वर्क का फॉर्मूला है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, और उसके सामने एक पर्टिकुलर 109677 एक डिजिट है, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 हो सकता है, n2 इज इक्वल टू n1 प्लस 1 और n1 प्लस 2, दो तरह की सीरीज का एडिशन है ये। अब इसमें लेमन सीरीज, ब्लेमर सीरीज और ये जो ब्रैकेट सीरीज, बफन सीरीज और आपका क्या है, पैस्टन सीरीज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ये लेमन सीरीज और आपका ब्लेमर सीरीज, इसमें से क्वेश्चन क्या करते हैं, ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान देंगे। तो इसमें देखो एक चीज ये है कि ये जो आपका रेडबर्ग फॉर्मूला जो है इसमें क्या है, एन और n2 ये क्या है, आपका एक सीरीज है, एनर्जी सीरीज है, सीरीज है जंप करने का, किसका, एटम का। जैसे एग्जांपल के लिए इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको डायग्राम में क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक स्टेट बना हुआ है, ठीक है, ये एनर्जी का स्टेट है, ये n इज इक्वल टू 1 है
और उसके बाद एनर्जी स्टेट n इज इक्वल टू 2 है। उसके बाद देखो यहाँ पे 3, 4, 5, 6 इस तरह से स्पेक्ट्रम का अलग अलग एनर्जी का लेवल है। जब आपका हाइड्रोजन एटम n इज इक्वल टू 1 लेवल पर क्या करेगा, 1 से जो एनर्जी लेवल देखो यहाँ से ऊपर से आपका एक तो जीरो वाला पॉइंट है, ये दिख रहा है आपको, जीरो वाला पॉइंट से जब आपका हाइड्रोजन एटम n इज इक्वल टू 1 पर आएगा तो वो सीरीज क्या कहलाएगा, जब n इज इक्वल टू 1 पे आएगा जंप करके तो वो अल्ट्रावायलेट और उसको लेमन सीरीज बोलेंगे। और उसके लिए ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये यूज होने वाला है। तो लेमन सीरीज के लिए क्या होगा, n इज इक्वल टू 1, उसका जो आपका ये न्यूमेरिकल है, इसका न्यूमेरिकल जो डेरिवेशन है वो बहुत ज्यादा थोड़ा वास्ट है और उस पे फोकस ना करके हम इसके पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि किस तरह से हमको सॉल्व करना है। तो ये एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो जब आपका स्पेक्ट्रम n1 लेवल पे जंप करता है तो वो लेमन सीरीज कहलाएगा, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। और वही जब n2 लेवल पे क्या करेगा, वो जंप करेगा तो वो ब्लेमर सीरीज कहलाएगा। और n3 पर पास्शियन सीरीज और n4 पर ब्रैकेट सीरीज। तो इसको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। आपको क्वेश्चन में ये पूछ सकता है जब लेवल में n1 जब आपका एनर्जी लेवल n1 हो, है ना, तो उस लेवल पे आपका जो जंप करेगा एटम वो कौन सी सीरीज का स्पेक्ट्रम देगा, तो लेमन सीरीज का, जहां पर अल्ट्रावायलेट आएगा। ठीक, और याद रखना हमेशा n1 इज लेस देन n2। जो n1 है वो हमेशा n2 से क्या रहेगा, लेस देन रहेगा, और ये जो n2 है वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा इस सीरीज में। तो ये हमारा जो सीरीज है ना वो क्या है, आपका एक ऑर्डर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने सबसे पहले लिखा हुआ है छोटे को, उसके बाद बड़ा बड़ा बड़ा, और सबसे पहले लास्ट तक क्या जा रहा है, सबसे बड़ा। तो उस अकॉर्डिंग ये जो n5 है वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा इस सीरीज में। ठीक, इस सीरीज में देख लो ये है n1 और ये n2। अब यहाँ पर आपको डायग्राम में ये समझना है, ध्यान से देखिएगा, ये n1 इज इक्वल टू 1 है और n2 यहाँ पे है। अब यहाँ पे देख लो, जब हमने देखा लेमन सीरीज में यहाँ पर देखो ये है 1 से वो एक अकेला आया लेमन सीरीज n इज इक्वल टू 1। जब ब्लेमर सीरीज की बात करेंगे तो ये देखो यहाँ से एक लाइन यहाँ पे आई ब्लेमर सीरीज में, ठीक, साथ में एक लाइन और आएगी, तो उसमें क्या क्या शामिल हो जाएगा, n1 में तो एक है, n2 में 2 और 3, दो सीरीज जो लाइन है वो शामिल हो जाएंगे। जब हम ब्लेमर सीरीज की बात करेंगे तो उसमें 3 और 4 आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको स्पेक्ट्रम में देखना है कि n1 में तो ये आ रहा है लेकिन साथ में n2 में क्या आ रहा है, तो एक एक बढ़ाते जाइए। इसमें n1 में 1 ले लिया तो एक आंख बंद करके 2 और 3, अगर इसमें n1 2 है तो 3 और 4, इसमें 3 है तो 4 और 5, इस तरह से क्या करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, शाइन कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ कंप्यूटर से देख के पढ़ रही हूँ। ठीक है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम अंडरगोज ट्रांसमिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल विथ n इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 to n इज इक्वल टू 2, तो इस 4 to 2 दिया हुआ है। ओके, तो n1 और n2 की देख लीजिए वैल्यू दे दिया है और आपको लैम्डा पूछ रहा है वेवलेंथ। अब रेडबर्ग जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग क्या है, न्यू बार इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मैंने कहा आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो n1 और n2 है उसके जगह पे आपका जो एक वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कोई भी और एक्स्ट्रा वर्क नहीं है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है और उसको सॉल्व करना है, और जो आपकी लैम्डा की वैल्यू आएगी वो नैनोमीटर में होगी, और वही आपका क्या होगा, उसका वेवलेंथ होगा n इज इक्वल टू 4 to 2 का, जो कि वहां पे पूछा जा रहा है कि कौन से नैनोमीटर का वो लाइट को प्रोड्यूस करेगा। अब देखो इसके साथ ये भी पूछा जा सकता है कि ये 486 नैनोमीटर का जो लाइट है
वो कौन से लाइट के अंतर्गत आता है, ठीक है, कौन से लाइट के अंतर्गत आता है, ये आपके लिए रहा होमवर्क। आप लोग बताएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो हमने पढ़ा है ना, क्लासिकल गाड़ी, एक्सयूवी इन माई रेंज, उसमें से ये जो 486 नैनोमीटर है, जिसका वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू इतना होगा, वो कौन सा लाइट होगा, कौन सा वेवलेंथ, कौन सा रेडिएशन होगा, आपको क्या करना है, बताना है। तो ये आज की क्लास में हमारा यहाँ तक ही क्लियर रखते हैं कि ये एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक क्वेश्चन ये हुआ। इसके अलावा देखिए ये क्वेश्चन इसलिए सॉल्व्ड है यहाँ पर क्योंकि आपको एक पैटर्न इजीली दिखाना है कि हाँ इस तरह से आपका ये फॉर्मूला है और उसमें वैल्यू से पुट करके सॉल्व करना है। बाकी क्वेश्चन जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं उसमें हम दूसरे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं आपको कुछ टाइम दूंगी क्वेश्चन दे करके और कुछ टाइम आप अपना दिमाग दौड़ाएंगे और उसके बाद मैं उसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। तो ये सीरीज आप याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एकदम वास्ट और नहीं करना है, इसमें और भी कुछ चीजें हैं जो आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट के दृष्टिकोण से हमको जितना पता होना चाहिए इट इज अ सफिशिएंट। इसमें एक और चीज है, देखिए जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, जो ये वाला डायग्राम है आपका, देखिए ये मैंने हमेशा आपको बोलते वक्त ये कहा, ये ग्राउंड स्टेट है और ये ऑलरेडी चला जा चुका है एटम किसमें, एक्साइटेड स्टेट में। तो जब वो एक्साइटेड स्टेट से एमिशन को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, रेडिएशन को एमिट कर रहा है, कुछ एनर्जी को वो क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो वो जो इस लेवल पे आएगा n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, वो जिस एनर्जी लेवल पे आएगा उस एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये सीरीज डिफाइन होगा कि लेमन सीरीज है, ब्लेमर सीरीज है। तो आपको इसको ध्यान रखना ही है कि 1 लेवल पे अगर वो आता है तो लेमन सीरीज है, 2 पर आता है तो ब्लेमर सीरीज है। क्लियर? और याद रखना हमेशा सबसे नीचे वाली सीरीज के अकॉर्डिंग सबसे वो उसके ऊपर वाली सीरीज क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन होगी, क्योंकि वहां तक पहुंचने में एनर्जी और क्या हो रहा है, ज्यादा, वो ग्रेटर देन इसीलिए है क्योंकि वहां पहुंचने के लिए एनर्जी उसको ज्यादा देनी पड़ी। तो ऑलवेज जो उसका वैल्यू है n2 का वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू n1 से। क्लियर है इतना? और जो ये हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है ना, इस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम ने ही क्वांटा, जो अपना फिजिकल केमिस्ट्री है ना, क्वांटाइज्ड वर्ल्ड, फिजिकल केमिस्ट्री का क्वांटम का जो बेस रखा वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के थ्रू ही हमको क्लियर हुआ है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ने किस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स का क्या हुआ, बेस रखा है। दूसरी चीज इसमें यह है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के थ्रू हमको ये क्लियर हुआ कि किस तरह से जो एटम है वो ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाते हैं और कुछ लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद आज की क्लास को देखने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।